सेकंड वाइफ भाग दो। उसकी बात चुपचाप सुनता रहा। कोई जवाब नहीं दिया तो वह फिर बोली, मैंने कहा ना माफ कर दो। देखो, अब गुस्सा मत करो। जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ। घर पर भी मैं परेशान रहती हूँ। तुम जितना भी मुझे चिढ़ाते थे, चोटी खींचते थे, उससे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैं भी तो तुम्हें चिढ़ाती थी, बाल खींच लेती थी। तुम अब यह सब नहीं कर रहे हो तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। इन सारी बातों की बहुत याद आती है जब सपने आने लगे हैं। आज रात ही सपने में देखा कि तुम मेरी चोटी खींचकर भाग रहे थे। तुम्हें मारने के लिए दौड़ाया, लेकिन ठोकर खाकर गिर गई। तुम तुरंत लौट कर आए और मुझे उठाकर किनारे बिठाया। मेरी बात मान जाओ ना, खत्म करो गुस्सा। इतनी बात सुनने के बाद भी मैं चुपचाप बैठा ही रहा। मेरे मन में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था। उस समय मेरी अजीब सी हालत हो गई थी। उससे क्या, मेरा मन किसी से भी बोलने बतियाने का नहीं होता था। मैं चुप रहा तो उसने मेरा हाथ हिलाते हुए कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर तुम्हारा गुस्सा सबके सामने मेरे माफी मांगने से खत्म हो जाएगा तो मैं अभी सबको बुलाकर सबके सामने माफी मांग लेती हूँ। तुम सबके सामने जितनी बार चाहो मेरी चोटी खींच लो। नथुनी वाला गाना जितनी तेज चाहो उतनी बार चाहो गा लो। रोज सबके सामने यह सब करो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। मैं सपने में भी तुम्हें मारने को नहीं दौड़ाऊंगी, बिल्कुल नहीं गिरूंगी। तुम्हें बार बार उठाना भी नहीं पड़ेगा। मुझसे पहले ही की तरह बात करो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, किसी और को कुछ कहने भी नहीं दूंगी, कभी सच नहीं बोलूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि यह सब कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या कहूँ क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे फिर चुप रहने पर उसे लगा कि मैं नाराजगी खत्म नहीं कर रहा हूँ, जिद पर अड़ा हुआ हूँ। तो वह फिर बोली कि मुझे समझते क्यों नहीं हो? यह नथुनी मैं कोई फैशन में नहीं पहनती। जब छोटी थी तब एक बार सीरियस बीमार हो गई थी। दवा दुआ कुछ भी काम नहीं कर रही थी। किसी के कहने पर मनौती मानी गई थी। एक बाबा जी के पास जाने पर उन्होंने मंत्र फूंक कर नथुनी दी। उसको पहनने के 2-4 दिन बाद ही मैं ठीक हो गई। दोबारा जाने पर बाबा जी ने कहा कि जब तक इसको पहने रहेगी तब तक बीमार नहीं पड़ेगी। तभी से मैं इसे पहनती चली आ रही हूँ। एक बार कुछ दिन के लिए उतरा तो फिर बीमार पड़ गई। बीमार पड़ते ही फिर पहन ली। उसके बाद से कभी नहीं उतारती। टूटने पर दूसरी पूजा पाठ करके ले आती हूँ। तुम्हें अगर यह खराब लगती है तो लो, मैं हमेशा के लिए इसे उतार देती हूँ, भले ही बीमार होकर मर जाऊं। यह कहते हुए वह नथुनी उतारने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। हमेशा पहने रहो। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बोलूंगा तुमसे। इसी समय लंच खत्म होने की घंटी बज गई तो मैंने उससे कहा, आंसू पोंछकर क्लास में चलो, नहीं तो यहीं पर चोटी खींचना शुरू कर दूंगा। यह सुनते ही उसे हंसी आ गई। आंसू पोंछते हुए एकदम उछलकर खड़ी हो गई। चहकते हुए ऐसे आगे आगे चल दी जैसे किसी मासूम बच्चे ने किसी तितली को बड़ी देर से पकड़ रखा हो और फिर वह अचानक ही उस बच्चे की गिरफ्त से छूटते ही फुर्र से उड़ जाती है। मैं भी पीछे पीछे चल दिया। दिमाग मेरा ऐसा हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा था जैसे कि परीक्षा कक्ष से आखिरी पेपर देकर बाहर निकला हूँ और मेरे सारे के सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हो। लेकिन श्वेत सुंदरी मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दे रही थी कि एक बार फिर वैसा ही हल्का फुल्का महसूस करता। वह या तो बच्चों के साथ स्वस्थ हो जाती या फिर अपने मोबाइल में ट्रेन करीब करीब हर स्टेशन पर रुककर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन लंच टाइम आ गया और श्वेत सुंदरी के समक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सका। ट्रेन करीब 2 बजे एक बड़े स्टेशन पर रुकी। उसे वहां जितनी देर रुकना था, 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की क्रॉसिंग के कारण उससे 10 गुना ज्यादा समय तक रुकी रही। श्वेत सुंदरी लंच भी साथ लेकर चली थी। ऐसे में मैं वहां बैठा नहीं रहना चाहता था। नीचे उतरने से पहले मैंने संवाद सूत्र स्थापित करने की गरज से उसने सामान को देखते रहने का निवेदन किया। उन्होंने बेरुखी से सिर हिलाकर हाँ कर दिया। बस मैं बुझे दिए सा
प्लेटफॉर्म पर उतर गया। भूख मुझे भी लग रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मिल रही पूड़ी सब्जी या समोसा कास्ता आदि खाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ब्रेड पकोड़े के बाद यह सब खाना बहुत ज्यादा ऑयली चीजें हो जाएगी, यह सोचकर 4 केले खा लिए कि अब घर पहुंचने तक फुर्सत मिल जाएगी। इससे पूरी ऊर्जा भी मिल जाएगी और भूख भी नहीं लगेगी। इतनी सारी ऊर्जा लेकर मैं फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। वह ऊर्जा भी मुझे श्वेत सुंदरी का परिचय पता जानने के लिए मदद नहीं कर सकी। बात वही अटकी रही। मैं इन्हें जानता हूँ, मिला हूँ, बार बार इस श्वेत सुंदरी से मिला हूँ। यह मेरा भ्रम है। इस बात को मानने क्या मैं ऐसा सोचने के लिए भी तैयार नहीं था। तरह तरह के तर्क वितर्क के बावजूद मैं अपनी बात पर अडिग रहा। बिल्कुल उसी तरह कि पंचों की राय ठीक है, लेकिन खुटवा वही गड़ेगा। मेरे आने से पहले श्वेत सुंदरी बच्चों के संग लंच कर चुकी थी। बच्चे फिर अपनी अपनी जगह थे और माँ के हाथ पर मोबाइल फिर से आधिपत्य जमाए हुए था। मैंने सोचा कि कितनी अजीब बात है कि पहले सहयात्रियों के बीच कितनी बातें होती रहती थी। कितने ही सहयात्रियों के बीच हमेशा के लिए प्रगाढ़ मित्रता हो जाती थी, लेकिन यह न बोल रही है, न ही मुझे कोई अवसर दे रही है। कहीं मैं प्रयासी कमजोर या गलत तो नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी चल दी, लेकिन मेरी समस्या जहाँ की तहाँ बनी रही। मैं फिर नतुनी वाली सहपाठिनी की याद में होकर कहाँ का उत्तर जानने का सूत्र तलाशने लगा। उस समय श्वेत सुंदरी दोनों पैर ऊपर करके ठीक वैसे ही बैठी थी जैसे मेरी वह सहपाठिनी लंच टाइम में प्लेग्राउंड की घास पर बैठ जाती थी। पालथी मारकर मेरी दृष्टि बार बार श्वेत सुंदरी पर जाकर लौट आती। मुझे याद आया कि मैं ऐसे ही अपनी सहपाठिनी को देखा करता था। जब हम दोनों इंटर में पहुंच गए थे, तब हमारी फिजिकल ग्रोथ रेट पढ़ाई बाकी सारे सहपाठियों से 2 गुना थी। वो 8वीं के बाद ही 2 वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ी कि 20-22 वर्ष की दृष्ट पुष्ट युवती लगने लगी थी। उसके अंग इतने विकसित सदृढ़ हो गए थे कि वह टीचर्स के बीच चर्चा का विषय बन गए कि सहेलियां उसे छेड़ती। स्कर्ट ब्लाउज उस पर ऐसे लगते जैसे किसी भरी पूरी औरत ने पहन ली हो। मैं अब उसकी चोटी तो कम खींचता, लेकिन नथुनिया चिढ़ाता पहले की ही तरह खूब था। लेकिन वह सारे जवाब पहले की ही तरह देती थी। जुबान निकालकर चिढ़ाना जारी था। अब मैं उसे देखने छूने पर अजीब सी सिरहन महसूस करने लगा था। ऐसा करने पर उसके चेहरे पर भी अजीब सी लालिमा छा जाती थी। एक दिन खाली पीरियड में मैं अकेला बैठा हुआ था, तभी वह अचानक ही आकर मेरे एकदम करीब बैठ गई। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद उसने सीधे सीधे कहा, तुम अब मुझसे पहले की तरह बातें क्यों नहीं करते? तुम्हें मुझको चोरी छिपे देखने की जरूरत क्यों पड़ने लगी है? इतने बड़े हो गए हो, अब तो फ्रैंक बनो, बहादुर बनो। तुम मुझे देखते हो तो सच कहती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मन करता है कि तुम देखते ही रहो और मैं तुम्हारे सामने से हटूं ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि रोज हम लोग कहीं ऐसी जगह मिले जहाँ तुम जी भर कर जैसे चाहो वैसे मुझे देखते रहो। और मैं तुम्हें यह कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि उसके हाथ बहुत गर्म है, जैसे हल्का फीवर हो। हथेलियां पीसने से भीगी हुई लग रही थी। मैं कुछ बोलता उसके पहले ही वह मुझसे बिल्कुल सट गई। लेकिन तभी और साथियों के आने की आहट मिली तो मैंने कहा, अब तुम जाओ। वह तुरंत मुंह बनाती हुई उठकर चली गई। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी श्वेत सुंदरी के मोबाइल पर कोई कॉल आ गई। उधर जो भी था उससे उसने बहुत ही अपेक्षापूर्ण ढंग से ही संपेक्षित बातचीत की और फिर मोबाइल में जुट गई। मैंने देखा कि बात करते समय उसके चेहरे पर खिन्नता के जो भाव उभर आए थे वो बाद में भी बने रहे। कुछ ही देर में उसने मोबाइल ऑफ करके रख दिया। मैंने सोचा अब खाली हुई है, जल्दी ही शुरुआत करूं बात करने की। इनका क्या ठिकाना, कहीं फिर न व्यस्त हो जाए। लेकिन क्या, कैसे शुरू करूं, यह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा वही पुराना फिल्मी राग अलाताफ हूँ। मुझे लगता है कि मैंने पहले कहीं आपको देखा है। कहाँ की रहने वाली है आप? मगर यह सोचकर ठहर गया
कि कहीं यह श्वेत सुंदरी नाराज ना हो जाए, मुझे लफंगा बदमाश समझकर कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। नतुनी वाली और कहाँ का उत्तर जानने के चक्कर में लेने के देने न पड़ जाए। बड़ी विचित्र हो रही थी मेरी हालत। यह कुछ गलत न समझ ले, यह सोचकर जैसे ही ठहरता वैसे ही मन प्रचंड रूप से व्याकुल हो उठता कि नहीं, इससे जानना ही है कि हम कहाँ मिले या मिलते थे। इस कोशिश में एक बार फिर मुझे लगा कि मैंने सूत्र का सिरा पकड़ लिया है। मैं बोलने ही जा रहा था कि अचानक ही उसने अपने मध्यम हील की गुलाबी सी चप्पल पहनी और बाहें मुड़कर गैलरी में आगे बढ़ गई। मैं गौर से उन्हें जाते हुए देखता रह गया। मुझे याद आया कि सहपाठनी को भी ऐसे ही देखता रह जाता था। मैं एक बार पुनः प्रयास करने के लिए फिर प्रस्थान बिंदु पर खड़ा था। उसके जाते ही मेरे मन में आया कि मैं भी उसी ओर जाऊं जिधर वह गई है। फिर सोचा उससे पहले मैं लड़के से बात करना शुरू करूं, लेकिन उसने माँ के जाते ही उनका मोबाइल उठाकर गेम खेलना शुरू कर दिया। ट्रेन अपनी रफ्तार में चली जा रही थी। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया, चला गया उसी ओर। वह मुझे दरवाजे पर दोनों हैंडल पकड़े खड़ी मिली। यह देखकर मैंने सोचा, इतनी स्पीड में चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर देखना तो बहुत बड़ी मूर्खता है। यह ऐसी मूर्खता क्यों कर रही है? फोन पर किसने इनसे क्या कह दिया है कि यह अपनी बेचैनी या गुस्सा दूर करने के लिए ऐसा जानलेवा कदम उठा रही है? वह कभी भी बाएं देखती, कभी दाहिने। सी पिन में कसे उनके बाल तेज हवा के कारण ढीले हो चुके थे। वह इतनी लापरवाही के साथ खड़ी थी कि देखकर कोई भी सहम उठता। मैंने बहुत ट्रेन यात्रियां की है, लेकिन किसी महिला को कभी ऐसी मूर्खता करते नहीं देखा था। मैंने सोचा इससे कहूं कि ऐसा न करे, यह बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। फिर यह सोचकर रुक गया कि अचानक आवाज सुनकर इनका संतुलन बिगड़ सकता है। मैं कुछ देर देखता रहा, फिर हल्के से खांसते हुए टॉयलेट में चला गया कि कहीं श्वेत सुंदरी यह न समझ ले कि मैं पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था। टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं दरवाजे को तेजी से बंद करके उसकी आवाज से उनका ध्यान अंदर खींचना चाहता था। मगर 2 मिनट के बाद जब मैं निकला, तब भी वह मुझे वहीं पर उसी तरह खड़ी मिली। मन ही मन सोचा, यार इन्होंने तो मूर्खता की हद ही कर दी है। चलो कह ही देता हूँ कि अंदर आ जाइए। मगर उनकी स्थिति और गाड़ी की स्पीड देखकर किसी अनहोनी होने की आशंका के कारण चुप रहा। फिर सोचा अचानक ही इनका हाथ पकड़कर झटके से अंदर खींच लूं। फिर ठहर गया कि ऐसे में यह कोई हमला समझकर प्रतिक्रिया में मेरे पीछे पलटकर नीचे गिर सकती है। मैं ऐसी तमाम नकारात्मक बातों से परेशान होकर अपनी सीट की ओर चल दिया। बच्चा गेम खेलने में लगा हुआ था। कुछ सोचकर मैं दूसरे वाले बच्चे की सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरा मुंह श्वेत सुंदरी के दरवाजे की तरफ था। मैं यह सोचकर ही ऐसे बैठा था कि जब वह आएगी तो उनसे यह जरूर कहूंगा कि आप बहुत हाई रिस्क के साथ खड़ी हुई थी। ऐसा करना जानलेवा है। मुझे अपनी योजना के साथ बैठे हुए 2 मिनट ही हुआ होगा कि वह बड़े आराम से आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मैं ठीक से उधर देख भी नहीं सका। उन्होंने बैठते ही बालों से सी पिन निकाला, कंघी करके फिर लगा लिया, पैर फिर ऊपर करके बैठ गई। उनका चेहरा बड़े बेटे की खिड़की की तरफ था और पीठ मेरी तरफ। मैं उन पर एक नजर डालकर खिड़की से बाहर देखने लगा। मुझे एक आश्चर्य भी हुआ कि इन माँ बेटों के बीच बातचीत नहीं होती क्या, जैसे अन्य मासूम बच्चों और माँ के बीच होती रहती है। छोटे वाले ने भी माँ के बैग से एक मोबाइल निकालकर खेलना शुरू कर दिया था। मैं ऊब कर अपनी सीट पर जाने की सोच कर फिर बैठ गया कि इससे ये यह सोच सकती है कि मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, इसीलिए यहाँ थोड़ा समय बिता दूं। थोड़ी देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर खड़ी हो गई। मैंने सोचा देखूं अब ये क्या करती है। प्लेटफॉर्म उन्हीं की तरफ था। मेरे दिमाग में आया कि अपनी जगह पहुंचने का यह सही समय है। मन में यह सोचकर उठा कि चाय वाले को बुलाता हूँ और माँ बेटों को ऑफर करता हूँ। मगर मेरे खड़े होने के साथ ही वह भी खड़ी हो गई। मैं अपनी सीट की तरफ और वह बाहर की तरफ निकल गई। निकलते समय उनका कंधा मेरी बाहों को छू गया था। उनके चले जाने से मुझे बड़ी निराशा हुई
अपनी जगह बैठ तो गया, लेकिन चाय नहीं ली। एक चाय वाला चाय चाय करता हुआ खिड़की की बगल से निकल गया। वह वापस तब आई जब ट्रेन चलने लगी थी। जब आई तब उन्हें देखकर मुझे लगा कि जैसे उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान खिल उठी है, चिढ़ा रही है, मुझे ही टारगेट कर रही है। मैंने सोचा कि कहीं ये यह तो नहीं समझ रही है कि मैं इनसे बात करने के लिए बहुत ललायित हूँ। दिमाग में यह बात आते ही मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने सोचा, ये श्वेत सुंदरी इतनी घमंड में क्यों है? इन्हें अगर अपनी सुंदरता का घमंड है तो अब मैं इनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। धनश्री इन कंजई श्वेत सुंदरी महोदया से कहीं ज्यादा सुंदर है, लेकिन वो घमंडी नहीं है। हाँ, अपनी सुंदरता बार बार शीशे में देखती रहती है बस। सारे दोस्त जानबूझकर मेरे सामने उसकी सुंदरता की रिकॉर्ड तोड़ तारीफ करते रहते हैं। एक ने तो तारीफ का सहारा लेकर जब अपनी गंदी विकृत भावना प्रकट की कि काश मिसेज एक्सचेंज करने की परंपरा होती तो मैं भाभी जी को देखते ही बदल लेता। उसकी इस गंदी भावना पर मैं कोई प्रतिक्रिया देता कि उससे पहले ही वह प्रचंड देवी सी फूट पड़ी थी। उसे तमाम अपशब्द कहते हुए थप्पड़ मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ गई थी। यदि मैंने बीच में ही उसे पकड़ न लिया होता तो उसने उसे थप्पड़ मार ही दिया था। आखिर उसने एक तरफ से उसे धक्के देते हुए घर से बाहर निकाला था। नाश्ता तक पूरा खत्म होने नहीं दिया था। उसके जाने के बाद मुझ पर एकदम से फट पड़ी और कहा कि फिर कभी अपने किसी भी कमीने दोस्त को घर की तरफ भी लेकर मत आना। अंदर आने की तो बात ही नहीं है। मैं ऐसे गंदे इंसानों को देखते ही उनका सिर फोड़ दूंगी। मैं तुमको साफ साफ बता रही हूँ कि तुम्हारे 21 स्वेपिंग गेम के प्लेयर फ्रेंड अगर दोबारा मुझे दिख गए तो मैं इनकी आंखों में चाकू घुसेड़ दूंगी। उससे ऑफिस वालों की बातें करते समय मैं ही बताता था कि कैसे कुछ लोगों ने एक सीक्रेट क्लब बनाया हुआ है जिसके सदस्य वाइफ स्वैपिंग का खेल खेलते हैं। इनमें से 2-3 मुझे भी कई बार गेम में शामिल होने के लिए कह चुके हैं। पहली बार सुनते ही उसने कहा था कि ऐसे लोगों को कभी घर मत लाना, लेकिन मैंने सोचा कि कभी कभार अगर घर आकर यह लोग चाय पानी कर लेते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इन सब के जाते ही मिसेज बार बार कहती थी कि तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? यह सब जितनी देर रहते हैं उतनी देर घूर घूर कर मुझे देखते रहते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाती थी कि मैं ऐसे लोगों को बुलाता नहीं। यह लोग खुद ही जब देखो तब बिना बताए चले आते हैं। ऐसे में घर से भगा तो नहीं सकता था ना।